सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के सेल डिवीजन टॉपिक पर हैं। ओके, और लास्ट टाइम हमने मियोसिस पार्ट 1 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट। सो ये जो है ये 8th पार्ट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 8th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को कंटिन्यूअसली लाइक कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ये कंटेंट मैंने डिटेल में बनाया है, एक एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है सो दैट स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आ सके। तो जब ये अच्छा लगे तो प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा। ओके, मैं बहुत सारा दूसरा भी अलग कंटेंट करने वाली हूँ बायोलॉजी को लेकर के, सो प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट द चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको जो है सारे नोटिफिकेशंस हैं ओके वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मायोटिक डिवीजन ओके, या जिसको हम हेट्रोटाइपिक डिवीजन या मायोसिस 1 बोलते हैं, करेक्ट है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने आई एम श्योर अभी तक तो याद कर लिए होंगे और स्टडी कर लिए होंगे। ओके, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। राइट, सेकेंड मायोटिक डिवीजन या होमोटाइपिक डिवीजन। तो मायोसिस जो है ये हमको अभी पता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हमने फॉर पर्पसेस ऑफ स्टडी एंड प्रोसेस के हिसाब से उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है ना। फर्स्ट फेज जो है वो हेट्रोटाइपिक डिवीजन, जहां पे रिडक्शन जो है वो अकम्प्लिश होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड सेल हो गया। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 आपके पास एक पेरेंटल सेल से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन चुके हैं। करेक्ट है, यहां तक तो ठीक है। अभी हमें फर्दर उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब अभी जो है क्रोमोसोम्स अभी भी डिप्लॉय नॉट डिप्लॉयड लेकिन डबल डीएनए कंडीशन में है। राइट, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल डबल है हर एक सेल में अभी भी, है ना। तो उसको हमें नॉर्मलाइज करना है, तो दैट इज वाई सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन का नाम है होमोटिपिक डिवीजन। ओके, होमोटिपिक मतलब सेम, होमो मीन्स सेम, राइट। तो होमोटिपिक डिवीजन में आपको नाम से ही अंदाजा आ जाना चाहिए कि अभी जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। करेक्ट है, जो जैसा है, जो स्ट्रैंड जैसा है वो वैसे के वैसे अपने सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट होगा और नए सेल में जाके ओके अपनी जगह ले लेगा। करेक्ट है, तो इस डिवीजन के वक्त लेट्स सी नाउ द डिटेल्स कि इस डिवीजन के वक्त 2 हैप्लॉइड सेल्स ओके बन जाते हैं पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। वो जो 2 सेल्स हैं वो फर्दर अभी डिवाइड होंगे। करेक्ट है, और अभी मियोसिस 2 के एंड में आपके पास होंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। समझ में आ रही है बात? तो 2 हैप्लॉइड सेल्स जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में आपको मिला था, राइट, अगर आपको याद है यहाँ पे हमने मियोसिस 1 एंड किया था, तो 2 सेल्स मिल गए आपको जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड है ना। पहले हर एक में 4-4 थे, अब इन दोनों में 2-2 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, यहाँ तक आके बात रुकी हुई है। करेक्ट है, तो अब ये दोनों सेल, ये जो दोनों सेल है ये फर्दर अब डिवाइड होंगे, और अब इसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाएंगे और 2 सेल और 2 सेल देंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4 सेल्स। और बिगिनिंग के पेरेंट के हिसाब से हर एक सेल में अभी आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, विच मीन्स आपने डिप्लॉयड या डबल नंबर क्रोमोसोम वाले सेल से शुरू किया था और मियोसिस 2 के अंत में आपको 4 सेल मिलेंगे जो हैप्लॉइड हैं। डीएनए का कंटेंट या क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो हाफ हो गया है। प्लीज याद रखिए कि हाफिंग रिकॉम्बिनेशन के बाद ही होता है। ओके, मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रही हूँ। अभी आपको लगेगा कि अरे मैम कितनी बार कितनी दफे ये चीज बोलेंगी, है ना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए उसको जितनी बार बोला जाए उतना है अच्छा है। राइट, तो ये डिवीजन जो है ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही है, सिंपल डिवीजन है, नॉर्मल तरीके से जैसे माइटोसिस होता है वैसे के वैसे ये होगा। जो डॉटर सेल्स हैं सेकेंड मायोटिक डिवीजन में बनने वाले डॉटर सेल्स ओके अपने इन पेरेंट सेल्स से सिमिलर होंगे। करेक्ट है, इन पेरेंटल सेल्स से जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो सिमिलर होंगे, राइट, एंड उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होगा। करेक्ट है,
प्लीज नोट कि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे हमने माइटोसिस में स्ट्रेस किया था, सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी यूज करनी है। ओके, सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी यूज करनी है। ओके, इस डिवीजन को हम इसीलिए कहते हैं होमोटिपिक डिवीजन, राइट? क्या कहते हैं हम इसको? होमोटिपिक डिवीजन, राइट? ओके, अब देख लेते हैं फटाफट, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। अब जैसे आपने मियोसिस 1 को डिवाइड किया था, वैसे ही मियोसिस 2 भी, ओके, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 में डिविजिबल है। करेक्ट है? आपको याद दिलाने की जरूरत शायद नहीं है कि प्रो, मेटा, एना एंड टेलोफेज जो है ये न्यूक्लियर डिवीजन के स्टेजेस हैं या कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस हैं, राइट? सो एक्चुअली ये कैरियोकाइनेसिस 2 के सब स्टेजेस हैं, राइट? सो कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। चलिए प्रोफेज 2 देख लेते हैं। करेक्ट? जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और दो क्रोमैटिड्स आपको नजर आ जाएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, राइट? सो प्रोफेज का टिपिकल चेंज है कि क्रोमोसोम जो है वो थिकन होना, शॉर्टन होना स्टार्ट होगा और आपको क्रोमैटिड बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, है ना? अब देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपने माइटोसिस सही ढंग से स्टडी किया है तो मियोसिस 2 में आपको एग्जैक्टली वही चेंजेस लिखने हैं, है ना? देयर इज नो मच ऑफ डिफरेंस। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे डीएनए जो है पहले एक्सचेंज होके अभी क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। करेक्ट है? तो क्रोमोसोम्स जो है ये डिस्टिंक्ट है, दो क्लियर क्रोमैटिड्स आपको दिख जाते हैं। हर एक सेंट्रियोल, राइट, डिवाइड होता है और दो टाइप्स में या दो सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है, राइट? ये दो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स में माइग्रेट होंगे या मूव होंगे, जस्ट लाइक आपके माइटोसिस में था। और एस्ट्रल फाइबर जो है ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना? यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, राइट? ये प्रोफेज 2 है बट ये क्लियर नहीं है यहाँ पर, बस आपको एस्ट्रल रेज दिख रहे हैं, है ना? सेंट्रियोल्स की डिवीजन दिख रही है, दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट साइड में जाने वाले हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये चेंजेस आप माइटोसिस के चेंजेस को रेफर करेंगे और डायग्राम को रेफर करेंगे तो भी ठीक है, राइट? बस आपको क्या देखना है कि आपको क्रोमोसोम और क्रोमैटिड जब आप दिखा रहे हैं तभी आपको एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल दिखाना है, अलग अलग कलर के पेन में या तो फिर एक ही पेंसिल में अलग अलग शेडिंग में, ठीक है? ओके, तो ये ऑपोजिट पोल्स में माइग्रेट होंगे, आपको एस्टर्स बन जाएंगे उसके, है ना? फिर आते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्म हो जाएंगे पूरी तरीके से सेंट्रियोल्स के बीच में, साथ साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है ये गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, राइट? इफ यू नोटिस ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस प्रोफेज 2 के, ओके, ओरिजिनल माइटोसिस के प्रोफेज के जैसे ही हैं। तो अगर आपने एक बार माइटोसिस को ढंग से स्टडी कर लिया, यू कैन राइट द सेम चेंजेस हियर। हाँ, बस डायग्राम में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है? यहाँ पे आके प्रोफेज 2 जो है ये खत्म हो गया, अभी आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में, ओके, क्रोमोसोम की अरेंजमेंट हो जाती है इक्वेटर पे, जस्ट लाइक हर मेटाफेज में होता है, राइट? ये दो क्रोमैटिड्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं अभी जब सेंट्रोमेर डिवाइड होगा। तो बस आपको क्या याद रखना है? डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2, है ना? तो मेटाफेज 2 में आपको डिफरेंस क्या देखना है, राइट? यहाँ पे ये जो सेंट्रोमेर है ये स्प्लिट होगा, करेक्ट है? सेंट्रोमेर स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और मेटाफेज 1 में क्या चेंज था बच्चों? मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहा था, राइट? मेटाफेज 1 में सेंट्रोमेर का क्या विभाजन हुआ था? सेंट्रोमेर डिवाइड हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन मेटाफेज 2 में सेंट्रोमेर जो है वो डिवाइड होगा, करेक्ट है? तो आपको ये याद रखना है, बस ये छोटे छोटे चेंजेस पे आप ध्यान दीजिए, बाकी तो इट्स वेरी इजी, है ना? स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच्ड रहते हैं सेंट्रोमेर को और कुछ एंड टू एंड रहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये डिवाइडेड है, आपको एस्ट्रल फाइबर्स हैं, है ना? इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स है, क्रोमोसोमल इंटरजोनल, तो ये आपको ऑलरेडी, अगर नहीं आपको पता है तो माइटोसिस के चैप्टर में जरा जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, है ना? उसमें मैंने डिटेल में किया हुआ है, यस और नो? ओके, सो कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सेंट्रोमेर को अटैच रहते हैं। कहाँ अटैच रहते हैं सेंट्रोमेर पे? काइनेटोकोर, वेरी गुड, जिसने आंसर दिया मेंटली, वेरी गुड। सेंट्रोमेर पे स्पिंडल फाइबर
एक स्पेसिफिक जगह पे अटैचमेंट दिखाता है जिसका नाम है काइनेटोकोर, है ना। तो मेटाफेज 2 में का दोनों काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, जबकि मेटाफेज 1 में ओनली एक ही साइड के काइनेटोकोर को अटैच होता है, क्योंकि वहां पे हमें सेंट्रोमेर को स्प्लिट नहीं करना है। करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, कुछ कुछ जो फाइबर्स हैं ये एंड टू एंड अरेंज रहते हैं आपस के दूसरे दो सेंट्रियोल के बीच में। ये पोलर फाइबर्स हैं ताकि स्पिंडल फाइबर का जो या स्पिंडल अपैरेटस का जो शेप है वो बना रहेगा। करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे मेटाफेज 2 जो है वो एंड होता है, तो यू कैन सी द चेंजेस कि मेटाफेजिक जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, फिर ये फाइबर्स की फॉर्मेशन है, ये एस्ट्रल फाइबर्स हैं, है ना। मैं कुछ कुछ डायग्राम्स आपको थोड़ा सा बेटर डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, या तो फिर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में, है ना। मैं कुछ आपको एडिशनल स्लाइड्स जो हैं अभी तक के जितने चैप्टर्स हैं उसके मैं एडिशनल स्लाइड्स करके आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ऑन रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जब भी नया नया कुछ आएगा तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारा मेटाफेज 2 एंड हो गया। अब देखिए एनाफेज 2 स्टार्ट होता है। एनाफेज 2 में जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हैं, है ना, इन क्रोमैटिड्स को अभी हमने नाम दे दिया है डॉटर क्रोमोसोम्स। करेक्ट, क्यों? बार बार मैं ये चीज स्ट्रेस करूंगी, जब सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है ना, सेंट्रोमेर जब स्प्लिट होता है ओनली तभी हम क्रोमोसोम नाम दे सकते हैं। अगर दो डीएनए के टुकड़े सेंट्रोमेर से अटैच्ड हैं तो उनको हम नाम क्रोमोसोम नहीं दे सकते, हमें नाम क्रोमैटिड ही रखना है ना। तो जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली टर्म्स यूज कीजिएगा, हाँ, कोई मिस्टेक नहीं करना है। जब भी तक आपने एक ही सेंट्रोमेर दिखाया है तभी तक वो क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जब भी आपने सेंट्रोमेर स्प्लिट कर दिया मेटाफेज के बाद, तब एनाफेज में हम इनको सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स को हमने डॉटर क्रोमोसोम नाम दे दिया है। हर एक क्रोमोसोम का अपना अलग सेंट्रोमेर हो गया अभी, है ना, दैट इज व्हाई वी कॉल इट द डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसको हम मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स जो अटैच्ड है सेंट्रोमेर को। करेक्ट है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो है जो सेंट्रोमेर को काइनेटोकोर पे अटैच्ड है, देखिए यहाँ पे ये पुल करना शुरू करते हैं दोनों डायरेक्शन में, और जो सिस्टर्स है वो खींचे हुए चले जाते हैं ऑपोजिट पोल्स के सेंट्रियोल्स की तरफ। करेक्ट है, जिन्होंने माइटोसिस सही ढंग से पढ़ाई कर ली है वो इजीली समझ पाएंगे कि ये तो ऑलमोस्ट माइटोसिस के जैसे ही है, बस आपको डायग्राम्स में ये क्रॉसओवर दिखाना है, आधा रेड आधा ब्लू, है ना, एक्सचेंज्ड क्रोमोसोम्स आपको दिखाने हैं जो आप टिपिकल माइटोसिस में नहीं दिखाते हैं। करेक्ट है, ये जब हो जाते हैं, सेपरेशन जब हो जाता है, तभी हम कहते हैं एनाफेज 2 इज कंप्लीटेड, है ना, एनाफेज 2 इज कंप्लीटेड। फिर आ जाता है टेलोफेज। टेलोफेज लास्ट फेज है, राइट। इस स्टेज में प्रोफेज के अपोजिट चेंजेस होंगे। डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं ये अनकॉइलिंग शुरू कर देते हैं, मतलब अभी बिल्कुल थिक हो गए थे, है ना, तो थिकनेस जो है इनकी कम हो जाती है, वापस से वो धागे जैसे डिस्पर्स्ड डिसॉल्व्ड फॉर्म में, है ना, पतले फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाता है। ओके, जो नए क्रोमोसोम्स अभी इकट्ठा हो गए हैं दोनों तरफ, न्यूक्लियोलस भी बन जाता है, और अभी आपके पास हो जाते हैं दो सेल्स। ओके, जिसमें यू हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जहां से आपने शुरू किया था उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओके आपके पास टेलोफेज 2 में आ जाते हैं। करेक्ट है, ये जो डिवीजन दिखाया है ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई जो पहले फॉर्म हो गए थे उनका दोनों का डिवीजन दिखाया है। तो माइटोसिस 2 के सॉरी मियोसिस 2 के एंड में आपके पास 4 सेल्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये चारों सेल ओके ओरिजिनल पेरेंट सेल के हिसाब से हैप्लॉइड होते हैं। करेक्ट है, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? आई होप कि आपको मायोसिस जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है। करेक्ट है, टेलोफेज के बाद में आपका जो है साइटोकाइनेसिस 2 जो है वो हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ पर है। तो साइटोकाइनेसिस 2 ओके टेलोफेज 2 के बाद में होगा, जहां पे जो नए दो सेल्स बन गए हैं, ये साइटोकाइनेसिस 2 नए जो सेल्स बन गए हैं न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, ओके इनको अभी हमें पूरा करना है। ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी हमें पिंच ऑफ करके वापस से दो अलग सेल करने हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस 2 में।
न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स आपके वापस से बन जाएंगे, तो टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपको मिलते हैं एक डिप्लॉइड मदर सेल से। करेक्ट है? ये जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने हैं, अभी इनमें और थोड़े 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 चेंजेस होंगे, मैच्योरिटी आएगी और ये बन जाएंगे सेक्सुअल गैमीट्स। करेक्ट है? गैमीट्स मतलब बायो में हम सेक्सुअल सेल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं। करेक्ट है? तो अभी आपको पता है कि चाहे वो स्पर्म हो या एग हो, ऑलराइट, चाहे वो पोलन ग्रेन हो या ओव्यूल हो, वो कैसे बनता है, वो इस तरीके से प्रोसेस करके बनता है, राइट? सो आफ्टर मियोसिस आपके फुल्ली फंक्शनल गैमेट्स जो है वो बन जाएंगे। करेक्ट है? आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड टू यू। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। ओके, तो यहाँ मियोसिस हमने खत्म कर दिया है साइटोकाइनेसिस 2 के बाद। करेक्ट? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देख लेते हैं, है ना? मियोटिक डिवीजन से गैमीट्स बनते हैं, राइट? तो जो सेक्सुअल सेल्स हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, वो चाहे फंगाई हो, है ना, या तो फिर वो प्लांट किंगडम हो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, या तो एनिमल किंगडम हो, है ना, अगर मियोटिक प्रोसेस ना हो तो गैमीट फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। नेचर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है। अगर ये नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो क्या होगा, है ना? जब भी मेल और फीमेल गैमीट सपोज हाफ नहीं हुए होते, दोनों में डबल डबल नंबर क्रोमोसोम होते, मेल गैमिट में भी 2n क्रोमोसोम्स, 2n मतलब डबल नंबर, ओके, डिप्लॉयड सेल, तो उसमें भी 2n होते, फीमेल में भी 2n होते। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो क्या हो जाता? डॉटर सेल में 4n हो जाता था, या तो डबल हो जाता था अगर n से शुरू करें, है ना, या 4 टाइम्स हो जाता था, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना। तो क्या होगा, ओके, कि सेल्स में ये देखा गया है कि अगर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम हो जाए नॉर्मल से, तो सेल जो है अब नॉर्मल हो जाती है ना, मॉन्स्ट्रोसिटीज हो जाती है। मॉन्स्ट्रोसिटी मतलब, इसका कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं पता, लेकिन मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी, राक्षस जैसे, समथिंग विच इज वेरी बैड, वेरी हॉरिबल, बहुत खराब, है ना? तो ऐसा कुछ बन जाता अब नॉर्मल फॉर्म। तो इसीलिए हमें ओरिजिनल 2n से हाफ करके n करते हैं, है ना, और वो जब n और n गैमेट मिल जाते हैं तो वो वापस 2n हो जाते हैं। तो एक ही सिंपल तरीका है ना? कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, ये मियोसिस से मेंटेन हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है ना? ये एक प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल सेल की, कि किसी भी स्पीशीज में, जैसे अभी अगर हम ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, है ना, हम लोग एक स्पीशीज है होमोसेपियंस, राइट? तो हमारे में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है बच्चों? 46 होता है कि नहीं? तो मियोटिक प्रोसेस जो है ये इस 46 को कॉन्स्टेंटली बरकरार रखता है। अगर किसी भी ह्यूमन बींग में 46 से कम या 46 से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई मतलब तकलीफ उस पर्सन को रहेगी, या तो वो चाइल्ड मर जाएगा, है ना? तो अगर मुझे कॉन्स्टेंटली 46 मेंटेन करना है कि नहीं, तो मुझे मेरे गैमेट्स में 23 मेंटेन करना जरूरी है। तब जाके मेल प्लस फीमेल कंबाइन होके 23 प्लस 23 वापस 46 देंगे, है ना? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि ह्यूमन बीइंग से लेके एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, सब में क्रोमोसोम नंबर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वो कांस्टेंट नंबर होता है। उसको हम सैक्रोसैंक्ट नंबर बोलते हैं कि इट शुड नॉट चेंज, ना कम ना ज्यादा, ओके, ना कोई अबनॉर्मलिटी। तो इस चीज को मेंटेन करने में मियोटिक प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जब भी क्रॉस ओवर होता है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना, आपने देखा था ना, थोड़ा सा ब्लू पार्ट रेड में चला जाता है, थोड़ा रेड ब्लू में चला जाता है, फादर और मदर के क्रोमोसोम्स के बीच में अदला बदली होती है। तो जब अदला बदली होती है तो जेनेटिक मटेरियल को हम नए नए कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, और वो नए नए कॉम्बिनेशन हमको देता तो इंसान ही है ना? पेरेंट्स अगर ह्यूमन बींग है तो चाइल्ड ह्यूमन बींग ही है, लेकिन उस ह्यूमन बींग में जरा जरा सा वेरिएशन आ जाता है ना? वो अपने दोनों पेरेंट्स के हिसाब से थोड़ा सिमिलर भी होता है और बहुत कुछ डिफरेंट भी होता है। और ये डिफरेंस जो है जेनेटिक वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये हमें एवोल्यूशन में मदद करता है।
करेक्ट है। अगर हम सब एक जैसे ही सेम 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 रहेंगे तो क्या होगा? अगर एक बीमारी आ गई जेनेटिकली तो सब लोग खत्म हो जाएंगे, पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, कुछ नया वेरिएशन नहीं आएगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गई तो पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, है ना? तो स्ट्रेंथ लाने के लिए, एवोल्यूशनरी विगर लाने के लिए हमको मियोटिक प्रोसेस का रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल प्रोसेस है। करेक्ट है। आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड टू यू। करेक्ट है। वेरी क्विकली, वेरी क्विकली हम ये छोटा सा एक देख लेते हैं। यू हैव टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर हम बाद में थोड़ा बात करेंगे जब भी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, ओके, अलग अलग प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लिन्स, राइट, सेल में मैच्योरेशन फैक्टर, ओके, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर या एमपीएफ, साइक्लोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं जैसे सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, ओके। तो ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सेल में, है ना, सेल साइकिल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कौन से? साइक्लिन्स, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स, साइक्लोसोम्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस या सीडीकेस। करेक्ट है। ये क्या करते हैं? आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन मतलब क्या? माइटोसिस कब होना चाहिए, कौन से सेल में होना चाहिए, कितने एक्सटेंट तक होना चाहिए। अभी सारे सेल्स अगर डिवाइड करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे और स्टॉप नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। यस और नो? कैंसर क्या है? बहुत ज्यादा जब सेल्स बढ़ जाते हैं तभी ट्यूमर और कैंसर फॉर्म होता है ना? तो ये जो प्रोटीन्स फैक्टर्स हैं, ये सेल साइकिल के हर एक स्टेज को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रोफेज कब शुरू होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, मायोसिस कैसे होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो इसके ऊपर हम बाद में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, वंस हम लोग एक सिलेबस को कंप्लीट कर लें तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ट्यूशंस भी लेती हूँ, मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है, तो यस, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, नीट के लिए भी मैं पढ़ाती हूँ। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है तो मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में या इंडिविजुअल में। डोंट फॉरगेट कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप वीडियो को। ओके, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच एंड कंटिन्यू टू स्टडी।